हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, जो हमारा लेसन चल रहा है वो भी कंटिन्यू है और लेसन का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और आज जो इसकी आप वीडियो देख रहे हो वो वीडियो पार्ट नंबर 7 है। ठीक है, आज तो इसमें हम अभी तक हमने एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी मेन पार्ट्स थे वो सारे हम पढ़ चुके हैं। लास्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन पर खत्म होता है एलिमेंट्री कैनाल का। अब आ जाते हैं जो सपोर्टिंग पार्ट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जो सपोर्ट कर रहे होते हैं मगर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मौजूद नहीं होते, एलिमेंट्री कैनाल की बाहरी रूप से सपोर्ट करते हैं। उन पार्ट्स वो भी क्योंकि होते तो वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक प्रकार से कह सकते हो अंग है, क्योंकि सपोर्ट वो डाइजेस्टिव सिस्टम को ही करते हैं। इसलिए उनको एलिमेंट्री कैनाल में ना पढ़ के उनको सेपरेटली पढ़ा जाता है, बट लेसन वही रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हम बात ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की कर रहे हैं। उसमें जो अदर सपोर्टिंग पार्ट्स हैं उनको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। ग्लैंड्स वो पार्ट होते हैं जिन पार्ट्स में से कोई ना कोई केमिकल रिलीज होता है। दो प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं, वैसे मैं अभी ग्लैंड्स पे जाने वाला नहीं हूं। एक वो ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि डक्टलेस ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि डक्ट वाले। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं और जो एक्सोक्राइन होते हैं वो एंजाइम रिलीज करते हैं। बट दोनों ही ग्लैंड्स की कैटेगरी में आते हैं और दोनों ही टाइप के जो केमिकल्स हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब यहां पर बात कर रहे हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। इन ग्लैंड्स में कौन कौन से आ जाते हैं? तो पहले तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की डेफिनेशन ले लेते हैं। दीज हेल्प इन द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल, यानी कि ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगे ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक, किसको? केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल, यानी कि फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं। इसका मतलब वही हुआ कि डाइजेशन करते हैं, तो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड बाय द डिफरेंट ग्लैंड्स। अब क्योंकि यहां पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात हो रही है तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होंगे वो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करेंगे। These are majorly, इनमें मुख्यतः होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैंक्रियास, तीन टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। आज इनमें से जो मैक्सिमम हम हो पाएंगे उनको कवर अप करेंगे और जो रह जाएगा उसको नेक्स्ट वीडियो में हम ले लेंगे। ठीक है, बट टोटल ओवरऑल टॉपिक वही चलेगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का। तो अब हम बात करेंगे इसमें आज पहला सलाइवरी ग्लैंड्स का। तो सलाइवरी ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स स्लाइवा रिलीज करें, स्लाइवा आम भाषा में हम थूक को बोल देते हैं, थूक, मगर ये बड़ी काम की चीज होती है। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स मिक्सअप हो रखे होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये जो आपको मैं बताऊं कि कई कुछ ऐसी भी थेरेपीज होती है जिनमें थूक को एज अ ट्रीटमेंट यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, तो दीज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब सलाइवरी ग्लैंड्स की बात हो रही है, अगर मैं सिर्फ सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करूं तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ग्लैंड्स में डिफरेंशिएशन बता दी थी कि एक एंडोक्राइन होते हैं और एक्सोक्राइन होते हैं, इसका मतलब डक्ट वाले। अच्छा, एक और डिफरेंस बताता चलूं, जो एंडोक्राइन होते हैं ये अपने जो सिक्रीशन को, यानी कि जो केमिकल रिलीज कर रहे हैं जैसे हार्मोन, उसको रिलीज करते हैं ब्लड स्ट्रीम में। इसका मतलब इसका जो सब्सटेंस रिलीज होने वाला है एंडोक्राइन से वो कहां जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। इसका मतलब ब्लड वेसल्स में जाने वाला है। जबकि एक्सोक्राइन की जो सिक्रीशन रिलीज होती है वो कहां रिलीज होती है? वो जाती है ऑन द स्पॉट पोजीशन पर। इसका मतलब जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में मैंने सलाइवरी बताया, तो सलाइवरी किस कैटेगरी में आ रहे हैं? एक्सोक्राइन में। इसका मतलब ये ऑन द स्पॉट, ठीक है, वहीं पर केमिकल को रिलीज करेंगे और वो उस पर्टिकुलर जगह को के लिए काम आएगा। ठीक है, ये अच्छा, तो अब यहां पे सलाइवरी ग्लैंड्स को दोबारा से देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, दीज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दैट सिक्रीट सलाइवा। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो सलाइवा रिलीज करते हैं, सलाइवा निकालते हैं।
These are 3 pairs of salivary glands in men. ह्यूमन बींग्स में 3 प्रकार के salivary glands होते हैं. नंबर 1 पैरोटाइड ग्लैंड, नंबर 2 सबमैंडिबुलर ग्लैंड, नंबर 3 सबलिंगुअल ग्लैंड्स. पहला वाला जो पैरोटाइड ग्लैंड होता है, पैरोटाइड ग्लैंड कौन सा होता है? देखिए ये गाल देख रहे हैं आप, चिक्स, ठीक है. तो पैरोटाइड ग्लैंड्स, देखिए मैं उभार भी कर रहा हूं, ये पैरोटाइड ग्लैंड्स ये वाले होते हैं जहां पर ये मौजूद है, गाल मौजूद है, ठीक है. इसके थोड़ा सा अपर साइड, ऊपर की तरफ. वैसे देखा जाए तो ये कह सकते हैं हम यहां ऐसे, यहां से, ठीक है. तो इनको पैरोटाइड ग्लैंड्स कहते हैं. देखिए these are largest of 3 glands present one on other side of the cheek on the upper plate. यानी कि जो चिक माने गाल, गाल के अपर साइड में, ठीक है, दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ यहां पर आप ये पोजीशन सही बनेगी. वैसे तो मैं आपको भी डायग्राम दिखा दूंगा, डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट फिर भी ये वाली पोजीशन, ठीक है. ये कौन सी वाली हुई? पैरोटाइड ग्लैंड हुई. यहां से सलाइवा रिलीज होता है और ये इन तीनों में से सबसे बड़ा साइज का होता है, यानी कि सबसे ज्यादा एरिया कवर अप कर रहा है. उसके बाद जो थर्ड और सेकंड है वो क्या है? सबमैंडिबुलर ग्लैंड. इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है सब मैक्सिलरी. सब मैक्सिलरी इसका अनदर नेम होता है. सब मैंडिबुलर का अनदर नेम इज सब मैक्सिलरी. ये जो ग्लैंड होते हैं ये कहां होते हैं? These are present at the angle of the lower jaw. ठीक है. अच्छा, यानी कि जो हमारा लोअर जो होता है उसके एंगल पर. इसका मतलब ये कहां मिलने वाले हैं? ये मिलेगा यहां पर, ठीक है. हाँ जी, ये होते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स. समझ में आ गई बात? अच्छा, पिक्चर में भी आपको दिखाता हूं. उसके बाद लास्ट आता है जो थर्ड वन है वो है सबलिंगुअल ग्लैंड्स. सबलिंगुअल ग्लैंड्स, दीज आर सिचुएटेड beneath द टंग. टंग के नीचे, यहां पे देखिए, ठीक है. ये होते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स. सबलिंगुअल ग्लैंड्स बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सबलिंगुअल ग्लैंड्स होता है. आमतौर पर जो हार्ट पेशेंट्स की जो दवाइयां होती हैं, जैसे सॉर्बिट्रेट्स एक टैबलेट आती है, उसको सबलिंगुअल मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से दवाई को देते हैं. हमेशा उस टैबलेट को जीभ के नीचे रखा जाता है, ठीक है, यहां. तो ये कौन सी वाला पोर्शन हुआ? सबलिंगुअल ग्लैंड हुआ. तो तीनों समझ में आ गया आपको, ठीक है. पैरोटाइड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स और सबलिंगुअल ग्लैंड्स. अब आप अपनी स्क्रीन पर पिक्चर भी देख लीजिए. आपकी स्क्रीन पर पिक्चर आ रही है और पिक्चर में आपको तीनों दिखाई दे रहे हैं, ठीक है. और पोजीशंस भी क्लियर समझ में आ रही होगी. वैसे जो मैंने आपको बताया वही सब पोजीशन उसमें भी दिख रही है. पैरोटाइड ग्लैंड्स, सब मैक्सिलरी ग्लैंड जिसका अनदर नेम सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, और तीसरा आप देख रहे हो सबलिंगुअल ग्लैंड्स. तो ये आपने अपनी स्क्रीन पर पिक्चर देख ली. अब नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ चलते हैं, लीवर. ठीक है. लीवर जो होता है इन सभी ग्लैंड्स में लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है. अच्छा, इट इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड. ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है. अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में. तो ये भी कौन सा ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है. इसका मतलब ये भी अपनी सिक्रीशन ऑन द स्पॉट वहीं रिलीज कर देगा, ठीक है. अच्छा, इस ग्लैंड का वेट, लीवर का जो वेट होता है एक एडल्ट में वो 1.2 से लेके 1.5 kg तक होता है, यानी काफी हैवी होता है. 1.5 किलो का वजन, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 1.5 किलो यानी 1.2 से 1.5. तो लीवर का वजन है. अच्छा, इट लाइज इन द एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमिनल कैविटी किसे बोलते हैं? ये वाली जो कैविटी होती है ना, इस वाले पोर्शन को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं. तो ये कहां लाई करता है? एब्डोमिनल कैविटी में लाई करता है जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड हैज 2 लोब्स. यानी कि
डायफ्राम किसे बोलते हैं? ये जो लंग्स होता है, लंग्स के नीचे वाला जो पोर्शन एकदम से जो नीचे की झिल्ली होती है उसे डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम के जस्ट नीचे कौन सा रीजन शुरू होता है, कौन सी कैविटी शुरू होती है? एब्डोमिनल कैविटी शुरू हो जाती है, और एब्डोमिनल कैविटी डायफ्राम के बिल्कुल क्लोज यहां पर, ठीक है। तो लीवर मौजूद होता है। अच्छा, इसमें 2 लोब्स होते हैं। लोब्स का मतलब होता है डिवीजन। तो 2 डिवीजन, इसका मतलब 2 भागों में बटा हुआ होगा। जैसे आप मैप देखते हो, आप कहते हो जम्मू एंड कश्मीर, अब इंडिया ने क्या कर दिया अभी हमारे देश में, जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया, 2 लोब बन गए उसके, ठीक है। ऐसे ही लीवर में भी 2 लोब हैं। अच्छा, एक लेफ्ट लोब, एक राइट लोब। एक लोब को क्या बोलेंगे? लेफ्ट, और दूसरे को राइट लोब। अच्छा, लीवर इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। लीवर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इंटरनली इट इज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल यूनिट्स। जैसे किडनी की फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होती है, ऐसे ही लीवर की फंक्शनल यूनिट होती है, ये नाम लिखा हुआ है, हेपाटिक लोब्यूल्स, ठीक है, हेपाटिक लोब्यूल्स। इसका अनदर नेम लीवर लोब्यूल्स भी होता है। हेपाटिक लोब्यूल्स बोल लीजिए या लीवर लोब्यूल्स बोल लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो जैसे किडनी की फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होती है, ऐसे ही लीवर की फंक्शनल यूनिट कौन होती है? हेपाटिक लोब्यूल्स होती है, ठीक है जी। अच्छा, इसका मतलब यही सबसे इंपॉर्टेंट काम करने वाली है, ठीक है। जैसे किडनी में नेफ्रॉन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वही फिल्टर करती है, वैसे ये भी क्या बनाएगी? इसका मतलब यही सबसे ज्यादा एंजाइम बनाने वाला पार्ट है। इसका मतलब यही एंजाइम बना रहा है, जो भी एंजाइम बन रहे हैं, ठीक है, जो लीवर एंजाइम बना रहा है जो कि डाइजेशन में हेल्प करेंगे, वो कौन बना रहा है लीवर के अंदर? वो ये बना रहा है, हेपाटिक लोब्यूल्स बना रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हेपाटिक लोब्यूल्स, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ हेपाटिक सेल्स। ऑब्वियसली ये किस सेल से बने होंगे? हेपाटिक सेल से बने होंगे, ठीक है। अच्छा, दैट आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। और ये जो सेल्स होते हैं ये कॉर्ड की फॉर्म में अरेंज हो रखे होते हैं। कॉर्ड का मतलब होता है सिलिंड्रिकल ट्यूब, ठीक है। अच्छा, कॉर्ड तो ट्यूब फॉर्म में अरेंज होते हैं। अच्छा, उसके बाद चलते हैं कि लोब्यूल जो होता है, ये जो लोब्यूल है, हेपाटिक लोब्यूल्स है, इसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है, ठीक है। और ये कवरिंग कनेक्टिव टिश्यूज की होती है। ये कवरिंग किसकी होगी? कनेक्टिव टिश्यूज की होगी। इसको, ठीक है, इस कनेक्टिव टिश्यूज की शीट जो कवरिंग है, ठीक है, उस शीट को क्या कहते हैं? उस शीट को कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल्स। जैसे किडनी में हम पढ़ रहे थे बोमन्स कैप्सूल, वैसे यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल, ठीक है। वैसे अभी किडनी आपके सिलेबस में तो अभी हमने नहीं पढ़ा, 10th क्लास में हम थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा। आपके सिलेबस में भी आगे आने वाला है किडनी, तो ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये ग्लिसन्स कैप्सूल उस कवरिंग को कहते हैं, कवरिंग को, शीट को कहते हैं, जो कि किससे बनी है? कनेक्टिव टिश्यूज से बनी है। और किसकी कवरिंग है? कवरिंग है हेपाटिक लोब्यूल्स की। तो हेपाटिक लोब्यूल्स की कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई कवरिंग यानी शीट को क्या कहते हैं? वो ग्लिसन्स कैप्सूल्स कहते हैं। उसके बाद आ जाता है हेपाटिक सेल्स सिक्रीट द बाइल जूस व्हिच पासेस थ्रू द हेपाटिक डक्ट इनटू द गॉल ब्लैडर। यानी कि हेपाटिक सेल्स जो होते हैं, ठीक है, अच्छा, वो क्या बनाते हैं? बाइल जूस बनाते हैं, ठीक है, जो कि मिक्सचर होता है एंजाइम्स का, और which possess through the hepatic duct into the gall bladder, और जो जाके कलेक्ट कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में जाके कहाँ कलेक्ट होता है? इसका मतलब हेपाटिक लोब्यूल्स ने क्या बनाया? जूस बनाया। कौन सा जूस बनाया? बाइल जूस बनाया, जो कि कहां जाके कलेक्ट होता है बाद में? गॉल ब्लैडर में। तो कहां कलेक्ट होगा? गॉल ब्लैडर में जाके कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ लीवर। लीवर के क्या फंक्शंस होते हैं? आइए देखिए जानते हैं लीवर के फंक्शंस। नंबर 1, इट हेल्प इन प्रोड्यूसिंग आरबीसी इन एम्ब्रियो। यानी कि जब बच्चा जन्म ले रहा होता है उसमें भ्रूण के अंदर जब वो एम्ब्रियो होता है तो उसके अंदर आरबीसी बनाने का फंक्शन प्ले करता है। कौन? लीवर।
सेकेंड फंक्शन, बाइल सिक्रीट बाय द लीवर हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन। वर्ड को ध्यान रखिए, इमल्सिफिकेशन यानी कि फैट को ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। अच्छा, और इसका मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फैट, फैट को ब्रेक डाउन करना, क्योंकि फैट को मतलब डाइजेस्ट करना है जो खाया हुआ आपने, ठीक है। अच्छा, तो वो ब्रेक डाउन कौन कर रहा है? लीवर कर रहा है। अब आप समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है लीवर का। उसके बाद थर्ड रोल होता है इसका, थर्ड फंक्शन होता है बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेजेस। इसका लाइपेजेस, आप ये टर्म याद रखिए, एक टर्म आपको बता दूं, अगर किसी वर्ड पे यहां पर वर्ड आ गया लाइपेजेस, अगर ये वाला सफिक्स जुड़ जाए, ये वाला सफिक्स जुड़ जाए ASE, एस तो खैर प्लूरल फॉर्म को बता रहा है, ASE अगर जुड़ जाए तो इसका मतलब ये किसी एंजाइम का नाम है। किसका नाम है? एंजाइम का नेम है। तो जो नेमिंग होती है क्या बोलते हैं आपका एंजाइम्स की, उसके लिए भी रूल्स होते हैं। अभी जो हम बायोकेमिस्ट्री, एक और चैप्टर हमारा चल रहा है पैरेलली बायोमोलिक्यूल, उसमें आप एंजाइम की नेमिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो जिनके पीछे सफिक्स, जो चीज पीछे लगती है उसको सफिक्स बोलते हैं, और जो आगे लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। तो सफिक्स, जो सफिक्स है, अगर सफिक्स जो है ए से जुड़ता है, इसका मतलब वो एंजाइम का नाम है। तो अभी कौन से एंजाइम का नाम है ये? लाइपेजेस। इसका मतलब लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाला। तो उसको भी एक्टिवेट कौन करेगा? उसको भी एक्टिवेट लीवर ही करता है। तो ये भी एक और लीवर का फंक्शन हो गया, लाइपेजेस को एक्टिवेट करना, एम्ब्रियो में आरबीसी बनाना, इसके अलावा इमल्सिफिकेशन करना, ठीक है, यानी फैट को डाइजेस्ट करना। 3 फंक्शन हो गए। चौथा फंक्शन चलते हैं, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हेपरिन। हाँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, हेपरिन। हेपरिन फॉर प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉटिंग। एक केमिकल होता है जिसको हेपरिन कहते हैं। हेपरिन जो है ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, यानी कि ब्लड को जमने से रोकता है, ब्लड को गाढ़ा होने से रोकता है। तो हेपरिन का बॉडी में बनना बहुत जरूरी है। जिन लोगों के शरीर में हेपरिन नहीं बनता, उनका खून गाढ़ा होने लगता है, और जब खून गाढ़ा होने लगता है तो हार्ट ठीक से पंपिंग नहीं करता। अब आपके घर में पानी की मोटर लगी है, उस पानी की मोटर में आप मोबिल डालने लग जाए, यानी कि मोबिल की सप्लाई करने लग जाए, तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो उसके लिए नहीं बने, उसके जो नोजल्स हैं वो उस लायक नहीं बने। वो पानी की सप्लाई को आगे भेज सकते हैं, वो उनके जो नोजल्स बने होते हैं वो पानी की सप्लाई को भेज सकते हैं, बट गाढ़े सब्सटेंस को नहीं भेज पाएंगे, ठीक है। आपने डेंसिटी बढ़ा दी, तो जब आपका जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाएगा अगर, तो वो किस वजह से होगा? जब हेपरिन नहीं बनेगा। तो हेपरिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस केस में फिर बाहर से दवाई देनी पड़ती है, हेपरिन की टैबलेट्स देनी पड़ती है, ठीक है। बाकी ये हमारी बॉडी में रेगुलरली बनता रहता है। तो कौन बनाता है? वो प्रोड्यूसेस हेपरिन। कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये थे आज 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमने पढ़ लिए। सैलरी ग्लैंड्स, जिसमें तीनों पार्ट्स हमने पढ़ लिए, लीवर और लीवर के अंदर के पार्ट्स के बारे में जान लिया। अभी इसमें गॉल ब्लैडर बच रहा है और पेनक्रियास बच रहा है। तो लीवर में जो गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम उसको कल नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। आज का जो है टॉपिक उसको हम लोग यही एंड कर रहे हैं, मगर एक फोटो रह गई, क्योंकि ये जो लीवर है और लीवर की फोटो आप देख लीजिए। अब आपकी स्क्रीन पर लीवर की फोटो आ रही है। इस फोटो के अंदर आप लीवर को देख रहे हैं और लीवर के बाकी पार्ट्स भी आपको दिख रहे हैं इस फोटो में। इसके अलावा आप लीवर को अटैच्ड पा रहे हैं गॉल ब्लैडर के साथ, आपको गॉल ब्लैडर भी दिख रहा है, साथ में आप उसमें पेनक्रियास को भी देख रहे हैं, क्योंकि ये सारे तीनों जो पार्ट्स हैं एक साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये पिक्चर आप देख रहे हैं, देख लीजिए, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास। चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये पिक्चर आपने देख ली लीवर की भी। अब आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूं, आपने क्वेश्चन बताना है कि लीवर की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसका क्या नाम होता है। लीवर की फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर करके बताएंगे। वीडियो को यही एंड कर रहे हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।